नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनावों के लिए दूसरे चरण के लिए वीरवार को श्रीनगर चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3 खानदानों ने जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद किया है। जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से आजाद कराना मोदी का वादा है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की का जज्बा और बुलंद करने का पैगाम के साथ मैं आज आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं आज मेरे कश्मीर के भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग। साथियों, यहां के 3 खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है, कुचला है। आप याद कीजिए, 80 की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था। इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। ये अपने खानदान के सिवाय दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते। वरना पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन को इन्होंने क्यों रोका। इनको लगता था कि इससे नए लोग सियासत में उभरेंगे। ऐसे लोग जो इनके खानदानी निजाम को चैलेंज करेंगे। इनकी इस खुदगर्जी का नतीजा क्या हुआ। यहां नौजवानों में जमहूरियत से भरोसा कम होता गया। उनको लगता था कि वोट डाले या ना डाले, आना तो इन्हीं 3 खानदानों को है। आप जरा याद कीजिए, किन हालातों में इलेक्शन होते थे। शाम 5-6 बजे के बाद सारी कैंपेन बंद हो जाती थी। डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था। और कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, ये 3 खानदान इससे खुश रहते थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। जहां उन्होंने कहा कि बबुआ पहले कमरे से बाहर नहीं निकलता था। कुछ लोगों को हरे रामा हरे कृष्ण की धुन पसंद नहीं थी। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा।
आज जो सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा? देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए अयोध्या आना पड़ा था। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी। और आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को वही दौरे याद आते हैं, कैसे जमीन पे कब्जा करते थे। आज जमीनों पे कब्जे हट चुके हैं। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भू माफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अयोध्या में जमीन घोटाला नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए के लिए अयोध्या में जमीन का यहां पे मुआवजा बांटा गया। 1700 करोड़ रुपए केवल यहां के किसानों को मुआवजा बांटा गया है। अयोध्या के अंदर हमारी सरकार ने बांटा है। एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कहीं जमीन में कोई घोटाला हुआ है। जिस अयोध्या को राम भक्तों के लहू से इन्होंने सींचने का काम किया था, जिस अयोध्या के बारे में कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वो अयोध्या आपने देखा होगा
22 जनवरी से लेकर के अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में भगवान रामलला के दर्शन कर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद ही क्या करेंगे आप? सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। नहीं, इस समय देखिए, अगर भेड़िए से अलग हो जाओगे तो बड़ी दिक्कत में आएंगे हम और आप लोग। इतने परिवार के लोग बैठे हुए हैं, दुखी परिवार। आप सुनिए, मैं तो एक बच्चे से सुन रहा था अभी, मैंने कहा उसके चोट जो झपट्टा मारा जो, तो बोले पिता ने बताया कि पिता ने बचाया उस बच्चे को। सोचिए आप, तो कितनी दहशत में परिवार रह रहे होंगे। और फिर तब कि उनपे घर भी ऐसे नहीं है जहां पर सुरक्षित सो सकें। और बाढ़ के समय पे सोचो कैसा जीवन यापन होगा, न खाने को, न कुछ इंतजाम दवाई का, न पीने को पानी है। और गरीबी आप दिखाई दे रही, कैसी गरीब हालत में रह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। सब भाग गए होंगे भेड़िया हवाई जहाज की आवाज। वो इसीलिए मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके गए जिससे कोई भेड़िया उन्हें दिखाई न दे। आप खुद सोचिए, अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा भी नीचे आएगा उसकी आवाज से कोई जानवर रुकेगा? वो कई बार बोल चुके हैं। अरे आप बताओ, नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। शाहजहांपुर से लेकर जितने इलाका है बाढ़ से प्रभावित है। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। एक एसटीएफ बनानी चाहिए और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के एनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई यह है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी हाईवे बनाना नहीं जानती है। अगर हाईवे बना रहे होते ये लोग तो आपका पूर्वांचल भी अच्छा चल रहा होता, बुंदेलखंड भी अच्छा चल रहा होता। और फिर आगरा से लेकर मुंबई से लेकर के जो दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है वो 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। अगर वहां गड्ढे हो रहे हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गड्ढे कैसे हो रहे हैं वहां पर। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। रोहतक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। रोहतक में आयोजित समारोह में कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी सहित काफी नेता मौजूद रहे। संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश की सभी महिलाओं को भाजपा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महीना देगी। इसके अलावा 2 लाख लोगों को रोजगार और हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देगी। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने कुल 20 वादे प्रदेश की जनता से किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 7 वादे किए।
मैनिफेस्टो के बारे में अगर समझना हो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किया, जिसका जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया और जिसका जिक्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है, उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा, प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। तो वहीं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सुझाव और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद देश का सियासी पारा हाई हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन क्या भाजपा की चाल है? क्या एक देश एक चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों को खत्म करने की कवायद है? क्या ये कदम आदिवासी व्यवस्था पर भी कुठाराघात है? ये लोग अभी नया नया रघुपा छोड़ते हैं। अभी पता चला है वन नेशन वन इलेक्शन कई लोगों ने मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। अब ये देश में अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है, मगर इस मुद्दे की तपिश दिल्ली से दूर झारखंड की सियासत को भी अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। तभी तो हेमंत सोरेन वन नेशन वन इलेक्शन की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। ये लोग अभी नया नया रघुपा छोड़ते हैं। अभी पता चला है वन नेशन वन इलेक्शन कई लोगों ने मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। अब ये देश में अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य में हो चाहे देश के अंदर हो। अब दूसरा कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने वाले लोग, ये सामंती लोग राज करने का एक फिराक में है। बकायदा हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर भी एक देश एक चुनाव को संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला षड्यंत्र करार दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लोकतंत्र की मूल भावना पर कुठाराघात है। ये हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करने और राज्य को स्वायत्तता को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। इस प्रस्ताव से लोगों की आवाज दबाई जाएगी और उनके मतदान के अधिकार का अपमान होगा। यानी सीएम हेमंत सोरेन के रुख से साफ है कि वो एक देश एक चुनाव को लेकर सियासी अदावत छेड़ने को बेताब है। वैसे विपक्ष का तर्क है झारखंड की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के हिसाब से यह प्रयोग ठीक नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने की पहली सीढ़ी है जो केंद्र की सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता इस देश में नहीं।
संविधान में भी इस बात का निहित है। अगर करना है तो वन नेशन वन इनकम करें। वन नेशन वन इनकम ये कर नहीं सकते। 10 सालों में 1 लाख करोड़ से ऊपर अपने पूंजीपति मित्रों को का ऋण इन लोगों ने माफ कर दिया और किसान अपनी एमएसपी को लेकर के सड़कों पे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने श्री रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति, जिनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनी थी, वन नेशन वन इलेक्शन, अब बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। जन जन में एक अच्छा संदेश गया है। सरकार का यह एक दूरदर्शी निर्णय है। इसके बड़े लाभकारी परिणाम आने वाले हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने जो स्वीकृति प्रदान की है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसके लिए प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार। और आज जन जन में उन्होंने एक संदेश दिया है कि आने वाले समय में और भी कई ऐसे सुधार होंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का ये सुझाव और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद देश का सियासी पारा हाई हो चुका है। ऐसे में झारखंड में विधानसभा चुनाव अब चौखट पर हैं। तभी तो इस मुद्दे का सूबे की सियासत पर असर पड़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। खबर दिन में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहेंगे वॉइस। नमस्कार।